Hello everyone. So we are here with another capsule lecture of chapter number 2 of SLCM, that is SEBI, Securities Exchange Board of India Act 1992. Without wasting any time, let us start with our capsule today. So सबसे पहले हम लोग ने बताया था कॉम्पोजिशन क्या होता है सेबी का एज पर सेक्शन नंबर 4 ऑफ बॉडी कॉर्प। सबसे पहले ये देख लो कि सेबी क्या होता है, एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है। अगर जब तक वो लोग अपने आप को बॉडी कॉर्पोरेट में फॉर्म नहीं करेंगे, दे कैन नॉट एक्ट एज अ सेबी। फिर उसमें होते कौन है, एक चेयरमैन होता है, 2 मेंबर होते हैं, एक मेंबर फ्रॉम आरबीआई होता है, 5 मेंबर होते हैं अलग से। फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन, चेयरमैन, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी इज मिस मधुभाई पुरी बच। ठीक है। फिर 2 मेंबर कहां से होंगे, 2 मेंबर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो डील कर रहे होंगे किससे, फाइनेंस से और एडमिनिस्ट्रेशन से डील कर रहे होंगे, उनको ले आएंगे और किन्हीं भी 2 मेंबर्स को ले आएंगे और सेबी में डाल देंगे। एक मेंबर फ्रॉम आरबीआई होना चाहिए एंड 5 मेंबर, जिसमें से 3 तो यहाँ के होल टाइम मेंबर्स होंगे अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और 2 ऐसे ही कोई और होगा, होल टाइम नहीं होंगे। फिर हम लोग ने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग को शॉर्टकट बताया गया था, लर्निंग टेक्निक, दैट इज आईडीआर। व्हाट इज आईडीआर? आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डेवलपमेंट एंड आर फॉर रेगुलेट। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, टू प्रमोट द डेवलपमेंट किसकी, सिक्योरिटी मार्केट की, एंड टू रेगुलेट किसको, सिक्योरिटी मार्केट को। तो ये ऑब्जेक्ट थे सेबी के। फिर वी हैव done this function and power of SEBI, section number 11 से 11D in a sweet chart। इस पेज से आपको ये 5-6 सेक्शंस इन अ गो कवर हो जाएंगे और हर एक चीज इंक्लूड है, नथिंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस चार्ट और फ्रॉम दिस कैप्सूल लेक्चर। ठीक है। सेक्शन नंबर 11 में क्या है, फंक्शन ऑफ सेबी है। सबसे पहले 11(1) में बोला है कि आईडीआर, व्हाट इज आईडीआर? इंटरेस्ट, जो हम लोग ने पढ़ा था, डेवलपमेंट एंड रेगुलेट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। 11(2) में क्या है, प्रोवाइड मेजर्स, ये आप लोग को मॉड्यूल से करने पड़ेंगे, कोई भी 6 to 8 पॉइंट्स लर्न कर लेना इसमें। 11(2)A बोलता है कि सेबी जो है इंस्पेक्शन भी कर सकती है, सेबी इंस्पेक्शन कर सकती है, बट हमेशा सेबी की रेगुलेशन किस पे एप्लीकेबल होती है, ओनली टू द लिस्टेड एंटिटी। बट मैम यहाँ पे पब्लिक एंटिटी क्यों लिखा है? इसलिए क्योंकि ये पब्लिक एंटिटी जो कि इंटेंड टू लिस्ट हो रही है, सेबी की गाइडलाइंस हमेशा, जिस सेबी के जितने भी गाइडलाइंस हो, स्टॉक सेबी के एसएसटी रेगुलेशन हो, पीआईटी रेगुलेशन हो, बायबैक हो, सब लोग लिस्टेड पे लगती हैं। एंड पब्लिक कंपनी जो कि इंटेंड टू लिस्ट देयर सिक्योरिटी या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग होती हैं। ठीक है। बट कब इंस्पेक्शन करेगी? जब उसको लग रहा होगा आईटी। व्हाट इज आईटी? इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है या फ्रॉड हो रहा है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है। इन 3 रीजंस में क्या कर सकता है, सेबी इंस्पेक्शन भी कर सकता है। और उसके पास जब इंस्पेक्ट कर रहा होगा तो उसके पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स होते हैं। पेंडिंग कंप्लीशन एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड फॉर, इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और आफ्टर कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन ये मेजर्स प्रोवाइड कर सकती है। कौन से मेजर्स? हो सकता है सस्पेंड कर दे ट्रेडिंग, हो सकता है ऑफिस बियरर को सस्पेंड कर दे, डिबार्ड कर दे उन्हें फ्रॉम एसेसिंग द कैपिटल मार्केट में नहीं आ सकते, इंपाउंड कर ले, अटैच कर ले, बट अटैचमेंट के लिए नॉट एक्सीडिंग 90 डेज लिखा हुआ है, कोई भी चीज अटैच कर सकते हैं। एंड एलिनेशन मीन्स सेलिंग ऑफ असेट भी कर सकते हैं, सेलिंग, डिस्पोजिंग असेट। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ सेबी। फिर हम लोग 11A पढ़ते हैं, उसमें लिखा था टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट, एडवर्टीजमेंट, सॉलिसिटिंग मनी। तो इसमें फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर क्या करेगा, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर स्पेसिफाई बाय रेगुलेशन, वो रेगुलेशन बना के, हो सकता है कोई ऐसे मैटर बता दे, द मैटर रिलेटेड टू एंड द मैनर ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ सच मैटर, कि कैसे हम लोग को इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है, तो वो बताएगा मैटर क्या क्या डालना है और कैसे डिस्क्लोज करना है, मैनर भी बताएगा कि मैटर को कैसे डिस्क्लोज करना है। फिर जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर से प्रोहिबिट भी कर सकता है या स्पेसिफिक कंडीशन लगा सकता है फॉर द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस से ही बात हो रही है कि क्या मैटर प्रोस्पेक्टस में लिखना चाहिए और मैनर क्या है प्रोस्पेक्टस में लिखने का। और यहाँ पे भी यही बात बोल रहे हैं कि जनरल स्पेशल ऑर्डर देके या तो प्रोहिबिट कर देगी, नहीं ये चीज तो प्रोस्पेक्टस में तुम्हें इशू नहीं करना है प्रोस्पेक्टस, या कोई कंडीशन लगा देगी कि ये कंडीशन फुलफिल कर लो तो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। देन हम लोग आ गए सेक्शन नंबर 11A जो था सिर्फ रेगुलेट ऑफ सीआईएस। ठीक है, ज्यादा चीज बड़ी नहीं है यहाँ पे। फिर पावर टू इशू डायरेक्शन एंड लेवी पेनल्टी, इसमें क्या करते हैं, डायरेक्शन एंड पेनल्टी भी लेवी कर सकता है सेबी। क्यों लेवी करेगा? इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, प्रिवेंट अफेयर्स डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंड सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट। इन 3 चीजों, अगर सभी को लग रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर या प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए हमें ये सब करना जरूरी है, तो वो क्या कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है एंड पेनल्टी लगा सकता है। देन वी आर ऑन सेक्शन नंबर 11C, जिसमें था पहला वाला था कि इन्वेस्टिगेशन
पॉइंटर्स में दिया हुआ था। फर्स्ट हेडिंग थी इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट हेडिंग थी इन्वेस्टिगेटिंग ग्राउंड। सेबी कब इन्वेस्टिगेट कर सकता है, तो सब सेक्शन सब पॉइंट 1 में बताया गया था कि ग्राउंड्स क्या हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन अगर लग रहा है सेबी को कि डेट्रीमेंटल हो रहा है टू द इन्वेस्टर या सिक्योरिटी मार्केट से डेट्रीमेंटल हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और अगर सेबी को लग रहा है वायलेशन ऑफ लॉस कर रही है कोई एंटिटी, तुरंत सेबी इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देगा। अब जब वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर्स होंगे कि सारे रिकॉर्ड्स सेबी को प्रोड्यूस करे एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ऑफिसर्स कौन हो गए, मैनेजर, एमडी ऑफिसर्स, ये कौन से, उन्हीं कंपनी के जहां पे सेबी इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है। पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्या होगा कि अब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को सारे रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन। उन ऑफिस बियरर की ड्यूटी होगी कि फर्निश करे टू द सेबी ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि उसने मांगी है। और सेबी क्या कर सकता है, कस्टडी में भी रख सकता है उन चीजों को जो भी रिकॉर्ड्स मांगे, बट अगेन 6 मंथ्स के लिए ही रख पाएगा और अगेन मांग सकता है। प्लस अगेन मतलब अगेन मांग सकता है, अगेन मांगने के लिए टाइमलाइंस नहीं दी गई है, 6 मंथ्स के लिए मांग सकते हैं। फिर अगर सेबी को फिर भी संतुष्टि नहीं मिली, अगर उसको नहीं लगा कि कस्टडी लेके भी उसको नहीं ठीक लगा, देन वो क्या कर सकता है, टू एग्जामिन ऑन ओथ कर सकता है कि अब हम आपको ओथ में एग्जामिन करेंगे। अब ओथ में एग्जामिन करने के बाद अगर नहीं हुआ, वो एग्जामिन नहीं करवाया उसने अपने आप को ओथ में या गलत चीजें बताई, तो 1 ईयर और फाइन और बोथ उसको एप्लीकेबल, मतलब फाइन लग जाएगा। और फाइन कितना, 1 CR, और उसको 1 ईयर की इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है एंड बोथ भी हो सकता है। टेक नोट एंड एग्जामिनेशन, ओथ लेने के बाद भी नहीं उसको सही लगा तो वो एग्जामिन नोट्स बना सकता है। जब ओथ ले रहा होगा तो नोट्स बनाएगा, जो उसने ओथ में बोला उसके लिए नोट्स बना लेगा कि क्या क्या ये बोल रहा है। अब बोलने से, नोट्स बनाने से नहीं होगा, नहीं तो ऑथेंटिकेशन कैसे प्रूव करेंगे ये ऑथेंटिकेटेड है। तो पहले उस नोट्स को राइटिंग में रखो, उस इंसान के सामने रीड आउट करो और उसी इंसान से साइन करवा लो, तब मानेंगे कि हाँ यही वर्ड्स उसने ओथ के टाइम पे बोले थे। सीजर भी कर लेंगे। कब वो सीजर कर सकती है, जब उसे लगे कि ये रिकॉर्ड्स अगर उसी के पास रहे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, म्यूटिलेटेड हो जाएगा, अल्टर्ड, फॉल्सिफाइड हो जाएगा। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी सेबी खुद नहीं सीजर का ऑर्डर दे सकती है, पहले उसे मैजिस्ट्रेट या जज या कोर्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। फिर जब ये लोग ऑर्डर दे देंगे सीजर का, तभी सीजर होगा, याद रखना। फिर ओनली इन केस, और सीजर कब हो सकता है, ओनली इन केस ऑफ IT एंड MM। IT MM क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग, एंड MM मींस मार्केट मैनिपुलेशन। ये शॉर्ट फॉर्म हमेशा कर लेने चाहिए क्योंकि इजी फॉर रिमेम्बरेंस रहते हैं। 11D सीजर्स एंड डिसिस्ट। 11D बोलता है सीजर्स एंड डिसिस्ट, ठीक है। क्या सीजर्स एंड डिसिस्ट, सीजर्स का मतलब होता है जो अभी कर रहे हो वो स्टॉप हो जाओ, और डिसिस्ट का मतलब होता है कि आगे रिपीट मत करना। तो अगर सेबी को इंक्वायरी के बाद लगा कि IT MM चल रहा था, इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा था, तो वो क्या कहेगी, सीजर्स रुक जाओ, या डिसिस्ट कर लेगी। हो गया तो डिसिस्ट कहेगी कि आगे ऐसा मत करना, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ सेबी। देन चैप्टर में दिया हुआ है प्रोहिबिशन, मैनिपुलेशन एंड डिसेप्टिव डिवाइस इनसाइडर ट्रेडिंग। 12A में दिया गया है, अगर कोई भी इंसान यूज कर रहा है या एम्प्लॉय कर रहा है मैनिपुलेटिव डिसेप्टिव डिवाइस, अगर एम्प्लॉय कर रहा है वो स्कीम या आर्टिफाइस कर रहा है टू डिफ्रॉड इन कनेक्शन विद द इशू, किसी को डिफ्रॉड करना चाह रहा है, इंगेज हो रहा है इन एक्ट, प्रैक्टिस और कोर्स ऑफ बिजनेस विच ऑपरेट या वुड ऑपरेट कर सकता है फ्रॉड या डिसेप्ट अपॉन एनी पर्सन, और इंगेज हो रहा है वो इनसाइडर ट्रेडिंग में, डील कर रहा है इन सिक्योरिटी, जबकि कैसे, वाइल इन पोजेशन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन या वाइल इन पोजेशन ऑफ UPSI, तो भी, और अगर अक्वायर कर लिया है उसने कंट्रोल इन द सिक्योरिटी, और कैसा, ग्रेटर देन सच परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दीज रेगुलेशन में जो दिया था उससे ज्यादा कर लिया है, तो सेबी क्या करेगी, उनको प्रोहिबिट करेगी ये सब चीजों के लिए। अगर ये चीजें चल रही है तो प्रोहिबिट करेगी सेबी कि ऐसा मत करो, और सेक्शन नंबर 12A में, ठीक है। और क्या होते हैं डिसेप्टिव डिवाइसेस, दीज आर द एग्जांपल्स। 15I अब बोला एडजुडिकेशन, अगर कोई भी किसी को भी केस करना हो, एडजुडिकेशन करना हो, तो कहाँ जाएगा, किस पे केस कर सकते हैं, तो सेबी में, जब भी कोई सेबी से रिलेटेड, सेबी की जितनी भी गाइडलाइंस है, PIT, SST, बायबैक, डीलिस्टिंग, ICDR, LODR जो भी हैं, अगर कहीं पे भी जाना है केस करने के लिए तो कहाँ पे जाएंगे, कोर्ट्स के पास नहीं जाया जाता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाया जाता है। हु आर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एज पर सेबी, वहां पे जो लोग होंगे वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिविजनल चीफ,
जो भी होते हैं वहाँ डिविजनल चीफ से बिलो के रैंकर्स नहीं होते हैं। OOBH देंगे वो लोग। व्हाट इज OOBH? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। हैव द पावर, उनके पास सारी पावर होती है सिविल कोर्ट्स की, लाइक समन करवाना, एविडेंस मंगवाना, ये सब, और अटेंडेंस मंगवाना। फिर वो लोग ऑर्डर कर अगर उनको लगा ऑर्डर हमने एररनेसली पास कर लिया, खुद ही एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को लगा कि हमने तो ऑर्डर एररनेसली गलत पास कर दिया, कुछ गलत हो गया इसमें, तो वो इनहांस भी कर सकता है पेनल्टी, बट एक बार इंक्वायरी कर ले ठीक से, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दे, तो वो अपने पुराने वाले ऑर्डर को भी चेंज कर सकता है। पर ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है, सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर कर सकते हैं। आज ऑर्डर दिया, आज के 3 महीने के अंदर सुओ मोटो आप चेंज कर लो, चौथे महीने आप अपने पुराने ऑर्डर के साथ कुछ भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं। 15J, ये हर जगह होता है। फैक्टर्स टू बी टेकन अकाउंट बाय AO, नॉट बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, बट कहीं पे भी अगर कोई भी सजा कर रहा है, कोई भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वहां पे, तो यही देखेंगे फैक्टर्स कि लॉस कितना हुआ है पार्टीज को, गेन कितना हुआ है, और ये जो एक्ट है कितना रिपीटेटिव नेचर का है। इन्हीं चीजों को असरटेन करने के बाद ही पता चल पाता है कि इसके ऊपर कितने अमाउंट की पेनल्टी लगाएं। तो 3 फैक्टर्स हैं, लॉस टू द इन्वेस्टर्स, गेन थर्ड पार्टी को कितना हुआ है, रिपीटेटिव नेचर का कितना है। अब यहां से जो पैसा मिलेगा पेनल्टी का, वो कहां चला जाएगा? CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है इसको। देन सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग 15JB, कैसे सेटलमेंट अगर करवाने जा रहे हैं कि पैसे ले दे के मामला खत्म करो, तो उसके पूरा प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम लोग एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, किसके पास? बिफोर और आफ्टर टाइम लिमिट याद रखना, क्योंकि कंपाउंडिंग में सब डिफरेंट था इसमें। यहाँ पे बिफोर भी जा सकते हैं प्रोसीडिंग से पहले, और बाद में भी जा सकते हैं। राइटिंग में सेबी को एक एप्लीकेशन दे देंगे, सेबी में कंसिडर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिफॉल्ट, अगर उसे पहले वो देखेगा नेचर क्या है, ग्रेविटी इंपैक्ट क्या है डिफॉल्ट की, और फिर सेबी कह देगा कि ठीक है चलो पैसा दे दो, या कुछ कंडीशंस लगा देगा, ये फुलफिल कर दो, हम तुम्हारा मामला सेटल कर दे रहे हैं। प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट क्या होगा? इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट, मॉड्यूल में भी कुछ नहीं लिखा है, बस यही बोला है अंडर दिस एक्ट जो लिखा हुआ है। नो अपील शैल बी मेड, अगर सेटलमेंट हो गया तो सेटलमेंट का अपील नहीं होता है, क्योंकि ये है ही, ये सेटल करवा लिया तुमने, अब सेटल करवाने के बाद अपील थोड़ी होगा। सेटलमेंट अमाउंट कहाँ पे चला जाएगा? CFI के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में CFI, और एक्सक्लूडिंग डिसगॉर्जमेंट अमाउंट और लीगल फीस। क्यों? क्योंकि लीगल फीस तो लॉयर्स या एडवोकेट्स के पास जाएगी, तो वो थोड़ी CFI में चली जाएगी। और डिसगॉर्जमेंट अमाउंट मतलब होता है जिससे पैसा लिया होगा उसको डिसगॉर्ज कर दो वापस, ठीक है, तो वो CFI में नहीं जाएगा। अब यहाँ पे कुछ सैट भी होता है, क्योंकि सैट को हम लोग क्या करते हैं? अपील करते हैं, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से अपील करेंगे सैट, तो सैट के थोड़े कॉम्पोजिशंस पढ़ लेते हैं। 15K में बताया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सैट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एस्टैब्लिश करेगी, उसके ज्यूरिसडिक्शन पावर अथॉरिटी क्या होगी? कन्फर्ड अंडर दिस एक्ट है। मैटर प्लेस, कौन से मैटर डील करेगी, कौन से प्लेस में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। कॉम्पोजिशन ऑफ सैट कौन होंगे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, JM एंड TM। JM कौन? जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निकल मेंबर। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है कुछ नंबर ऑफ JM, सम नंबर ऑफ TM, और जो नंबर क्या होते हैं, कितने नंबर डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जुरिसडिक्शन क्या होगा उनका? जुरिसडिक्शन हमेशा एक्सरसाइज एक ऐसी बेंच करेगी जिसमें एक तो PO हो और 2 या 2 से ज्यादा JM और TM हो, एटलीस्ट 2 JM TM होने चाहिए। और वो कहाँ पे होगी? सिट इन द मुंबई में भी सिट कर सकती है, अदर प्लेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बता दे। एक JM TM होना हर बेंच में तो जरूरी है, पर जुरिसडिक्शन किसके पास होगा? जिसके पास एटलीस्ट 2 JM TM हो। PO तो एक ही होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ट्रांसफर कर सकता है एक JM को, एक TM को फ्रॉम वन बेंच टू अनदर। कह सकता है दिल्ली वाली बेंच से तुम मुंबई वाली बेंच में जाओ, मुंबई वाली बेंच से तुम कहीं और वाली बेंच में जाओ, वो PO का पावर है। क्वालिफिकेशन क्या है? देखो ये मॉड्यूल का ही चार्ट है, कॉपी पेस्ट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और द जज ऑफ कोर्ट, एटलीस्ट 7 ईयर का वो जज होना चाहिए। इज और हैज बीन, या तो रह चुके हो या तो हो 7 साल से। किसके? सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हो 7 सालों के लिए, याद रखना ये 7 ईयर्स के लिए दिया हुआ है। फिर उसके बाद जुडिशियल मेंबर इज और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स। JM के लिए बोला है 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज हो, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, नॉर्मल जज की बात नहीं है। और दोनों लोग याद रखना, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर है JM of the SAT shall be appointed by the central government in consultation with Chief Justice of India। सेंट्रल गवर्नमेंट से ही पूछ के बनाए जाएंगे। अब बात आती है टेक्निकल मेंबर कौन होते हैं, जो कि देखो इज और हैज इन सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली ये लोग सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी अगर हैं डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के, तो वो बन सकते हैं, और जिनके पास क्या हो? एमिनेंस नॉलेज हो, एबिलिटी, इंटीग्रिटी, तो ऐसे लोग भी TM बन सकते हैं।
उसके बाद हम लोग ने पढ़ा सेक्शन नंबर 15 MA एंड MP, उसमें है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर और सैट। कौन अपॉइंट करता है? पीओ को। तो पीओ इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट रिकमेंड कौन करता है? रिकमेंडेड बाय द सर्च कम सिलेक्शन कमिटी होती है, यही रिकमेंड करेंगी। वैलिडिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ पीओ JMTM शैल नॉट इनवैलिडेट मियरली बाय द रीजन कि कुछ वैकेंसी हो गई तो क्या उनका जो अपॉइंटमेंट पुराना हुआ था वो इनवैलिडेट हो जाएगा? या डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिफेक्ट है, लाइक 2 JMTM होने चाहिए, सिर्फ अभी टीएम निकल गया, एक ही जेएम बचा, पीओ और जेएम बचा, तो इसकी वजह से ये नहीं है कि उनका अपॉइंटमेंट ही इनवैलिडेट हो जाएगा ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी। ठीक है, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट मतलब मेंबर एंड पार्ट टाइम मेंबर, जो मेंबर है और पार्ट टाइम मेंबर है अगर किसी के भी, IRDA के, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के, सेबी के, PFRDA प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के, सीनियर मैनेजमेंट इक्विवेलेंट टू दिस और अदर अथॉरिटी, अगर आप ऐसी जगह पर मेंबर है या पार्ट टाइम मेंबर है तो आप PO JMTM नहीं बन सकते हैं। कब तक? ड्यूरिंग द टेन्योर विद अदर, ड्यूरिंग द टेन्योर विद सेबी और अदर। आप जब तक सेबी में है तो यहां नहीं आ सकते, यहां है तो सेबी में नहीं आ सकते, और विद इन 2 years ऑफ सीजेशन ऑफ द ऑफिस, मान लो आप लोग ने यहां से छोड़ दिया तो छोड़ने के 2 साल तक भी आप सेबी में काम नहीं कर सकते हैं। छोड़ दिया, जब 2 साल खत्म हो जाए उसके बाद काम करेंगे। शैल नॉट अपॉइंटेड एज PO JMTM, ठीक है, क्योंकि वो लोग एकदम इंडिपेंडेंट होने चाहिए। टेन्योर क्या होगा? 5 years प्लस 5 year का मतलब है रीअपॉइंटमेंट हो सकता है 5 years के लिए, और 70 years विच एवर इज अर्लियर। मान लो 5 years का टेन्योर था और आपका अभी 1 साल बचा है और आप 70 साल के हो गए तो आपको निकाल दिया जाएगा। सैलरी क्या होगी? कुछ नहीं दिया, एज में भी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, बट उसको वेरी नहीं करेंगे टू द डिसएडवांटेज। लाइक आपको दे रहे थे 1 लाख, अब कर दिया 80,000, तो उसके डिसएडवांटेज में चेंज नहीं कर सकते हैं। फाइलिंग ऑफ वैकेंसी, फिलिंग ऑफ वैकेंसी कौन फिल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही फिल करेगा। और अगर वैकेंसी हुई है इन पीओ ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन या अदरवाइज, तब क्या होगा? जो सीनियर मोस्ट जेएम होगा तब तक के लिए वो पीओ बन जाएगा। मतलब जब वैकेंसी हो गई पीओ के ऑफिस में तो जो जेएम है वो पीओ के ऑफिस में बैठ जाएगा। कब तक? जब पीओ न्यू वाला अपॉइंट ना हो जाए। रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, खुद भी रिजाइन कर सकते हैं और इनको रिमूव भी किया जा सकता है। जब पीओ जेएम एंड टीएम नोटिस दे दे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया हम तो जा रहे हैं, तो कब वो जाएंगे? 3 months के अंदर। अदर पर्सन इज अपॉइंटेड या एक्सपायरी ऑफ टर्म विच एवर इज अर्लियर, मतलब कहते हैं ना नोटिस पीरियड चल रहा है तो 3 महीने के लिए पहले वेट करना पड़ेगा, या अगर उससे पहले कोई और इंसान अपॉइंट हो गया तो ठीक है तुम चले जाओ, या तुम्हारा टर्म ही एक्सपायर हो गया, 5 years के लिए बने थे तुमने, 5 years खत्म होने के बाद ही नोटिस दी तुमने, तो फिर 3 months वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपायर हो गया ना तुम्हारा टर्म, तो विच एवर इज अर्लियर वाली बात आ जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायर करेगा, अगर उसको रिमूव करना है तो वो रिमूव कर सकता है, बट OOBH देगा। इसकी टाइम लिमिट याद रखना, आप लोग अगर खुद रिजाइन कर रहे हो तो तुरंत नहीं जा सकते हो, वेट करना पड़ेगा। ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूटिंग appellate tribunal to be final and not to invalidate this proceeding, अगर कोई डिफेक्ट हो गया इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सैट कि जिस टाइम पे हम बना रहे थे तो ये पीओ जेएम टीएम तो क्वालिफाइड ही नहीं थे, या कुछ भी डिफेक्ट हो गया तो वो इनवैलिडेट थोड़ी कर देगा द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर और प्रोसीडिंग ऑफ सैट। लाइक कि अभी अब तुम डिस्क्वालीफाई हो गए तो जो पिछली प्रोसीडिंग तुमने कर रखी होगी वो इनवैलिडेट थोड़ी हो जाएगी कि जो जितने भी मैटर्स इसने सुनाए हैं आज तक वो सब इनवैलिडेट, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई भी डिफेक्ट आया बाद में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट आया, या कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल वही था कि पीओ है जेएम है टीएम नहीं रह गया, वो चला गया रिजाइन करके, तो पुराने जितने भी मैटर्स इसने सुनवाई की होगी वो इनवैलिडेट नहीं हो पाएंगे। इसमें बताया था कि स्टाफ ऑफ सिक्योरिटीज एपलेट ट्राइब्यूनल, इतना ही था उसमें। अपील ऑफ सिक्योरिटीज, अपील टू सैट, अब अपील कैसे करेंगे? अगर सेबी ने ऑर्डर पास किया होगा, एओ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, IRDA एंड IFRDA ने अगर ऑर्डर पास किया होगा तो हम लोग अपील किसको करेंगे? सैट को ही। इन अथॉरिटी की अपीलेट अथॉरिटी है सैट। कितने दिन के अंदर? 45 प्लस ये लिखा है कि कितने भी दिन हो सकते हैं, प्लस एक्ट ने नहीं बताया है, 45, 60, 1 month, 6 month, जो भी सैट को ठीक लगे। और याद रखना सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले, अगर सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले दिखा देंगे तो 45 प्लस डेज के अंदर सैट आपकी सुनवाई ले लेगा। सैट डिस्पोज ऑफ करना चाहिए उसे, विद इन 6 months के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देगा प्रोसीडिंग। और पहले तो ऑब्वियसली OOBH देकर आपके
ऑर्डर को कंफर्म कर लेगा, मॉडिफाई कर लेगा या सेट असाइड कर देगा ऑर्डर को। बट याद रखना कितने दिन के अंदर हम चाहेंगे 45 प्लस डेज, प्लस कब, जब हम सफिशिएंट कॉज दिखा देंगे, और ये 6 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देगा। और जितनी भी कॉपी ऑब्वियसली दोनों पार्टीज को दी जाती है तो मेम पार्टीज को भी देंगे, दीज आर आल्सो द पार्टीज, तो इनको भी दिया जाएगा। प्रोसीजर क्या होगा, सेम एज सिविल कोर्ट, जैसे कि समनिंग, एविडेंस देना, विटनेस देना, डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या तो हम इन पर्सन जा सकते हैं अपील करने, या सीए के थ्रू, सीएस के थ्रू, सीएमए, लीगल प्रैक्टिशनर, अदर पर्सन बिफोर सैट। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट अपील में भी अप्लाई होगा। प्रिसाइडिंग officer, member and staff of SAT within the meaning of section 21 of IPC. Civil court not to have jurisdiction, no jurisdiction shall be granted by the civil court. Civil court को इस मामले में कोई भी jurisdiction नहीं मिलता है। अपील टू सुप्रीम कोर्ट, अब SAT से भी खुश नहीं है तो कहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे। SAT विद इन 60, यहाँ पे प्लस दिया है कि 60 डेज पर नहीं जा पाए तो अगर सफिशिएंट कॉज दिखा दे तो सुप्रीम कोर्ट आपकी टाइम बढ़ा सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ 60 डेज से, वहां पे तो अनलिमिटेड टाइम बढ़ेगा। और याद रखना सुप्रीम कोर्ट पे हम लोग सिर्फ तभी जा सकते हैं जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, क्वेश्चन ऑफ एक्ट पे नहीं। तो ये पूरा चार्ट समराइज करके दिया है। पर्सन अगर सूट फाइल करेगा सेबी, एओ, IRDA और PFRDA में, तो वो अपील करेगा SAT को 45 प्लस डेज के अंदर, और SAT से भी खुश नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट को अपील करेंगे 60 प्लस 60 डेज के अंदर। प्लस हमेशा याद रखना तभी मिलेगा जब सफिशिएंट कॉज शो कर दो, और डिस्पोज ऑफ विद इन 6 मंथ्स हो जाएंगी। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, जो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, आप लोग को वहीं से पढ़ना है। ऑफेंस, अगर किसी पर्सन ने कॉन्ट्रावेंशन किया है या अटेम्प्ट कॉन्ट्रावेंशन या अबेट कॉन्ट्रावेंशन किया है प्रोविजन, रूल, रेगुलेशन का, तो 10 ईयर्स, 25 CR और बोथ की लाइबिलिटी। पर्सन ने अगर फेल टू पे, पेनल्टी पे नहीं करी जो एओ ने या सेबी ने इम्पोज करी थी उसके ऊपर, या कोई भी डायरेक्शन या ऑर्डर दिए थे उसको कंप्लाई नहीं किया, तो उसको 10 ईयर और 25 CR और बोथ की लाइबिलिटी लगेगी। मतलब इन दोनों में फाइन सेम है। फिर पर्सन ने ऑफेंस किया है अदर देन इम्प्रिजनमेंट ओनली और इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, तो कंपाउंड हो सकता है। याद रखना कंपाउंडिंग में हम लोग ने पहले भी कई बार पढ़ा है कि अगर इम्प्रिजनमेंट आ गई तो वो कंपाउंड नहीं हो सकता है। सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है तो बिल्कुल कंपाउंड नहीं करेंगे। फाइन के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट, मतलब इम्प्रिजनमेंट तो है ना, तो उसको भी कंपाउंड नहीं कर सकते। बिफोर आफ्टर इंस्टीट्यूशन, बिफोर और कंपाउंडिंग कब होगा, बिफोर और आफ्टर, मतलब इन दोनों के अलावा अगर कोई भी ऑफेंस करे हैं आपने जिसमें मान लो सिर्फ फाइन लगा हुआ है, तो बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग कर सकते हैं। कॉग्निजेंस बाय कोर्ट, क्या कोर्ट कभी कॉग्निजेंस लेगी, नहीं ले सकती कभी कॉग्निजेंस, क्योंकि कोर्ट इंपावर्ड ही नहीं है। यहाँ पे अपॉइंट बनाए गए हैं कुछ स्पेशल कोर्ट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट करे हैं, कुछ स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल के लिए करे हैं। अब अपॉइंटेड कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल जज होते हैं। अब उस सिंगल जज की क्वालिफिकेशन क्या होती है, वो लोग होने चाहिए जज या एडिशनल सेशन जज होने चाहिए। वही बैठते हैं कहाँ पे, स्पेशल कोर्ट्स में, इमीडिएटली बिफोर अपॉइंटमेंट। ये चीज आप लोगों ने हो सकता है JIGL में भी पढ़ी हो, स्पेशल कोर्ट के अंदर। ठीक है, फिर ऑफेंस ट्राइबल बाय द स्पेशल कोर्ट, कौन कौन से ऑफेंस स्पेशल कोर्ट जा सकते हैं, ऑल द ऑफेंस ट्राइबल बाय द स्पेशल कोर्ट हैविंग टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जिनका होगा, और अगर एक से ज्यादा कोर्ट्स का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है तो किसी भी एक कोर्ट के पास चले जाओ जो जिसने हाई कोर्ट ने जिसको ऑथराइज किया हो। अपील एंड रिवीजन किसको करेंगे, हाई कोर्ट को करेंगे अपील करना और रिवीजन करना। स्पेशल कोर्ट से अपील किसको होगी, हाई कोर्ट को होगी, और सेम CRPC के रेगुलेशंस लग जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ कोड एंड प्रोसीडिंग बिफोर स्पेशल कोर्ट, इनके जो भी प्रोविजंस होंगे सारे CRPC के अप्लाई होंगे। स्पेशल कोर्ट माने जाएंगे कि ये सेशन कोर्ट है, और इनके जो पर्सन प्रोसिक्यूशन कंडक्ट कर रहे होंगे उनको कहेंगे कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। ठीक है, शुड हैव, बट ये याद रखना पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन हो सकते हैं, शुड हैव बीन एडवोकेट या एनी पोस्ट अंडर यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के पास हो 7 ईयर्स में, वो ही एडवोकेसी कर सकते हैं इन स्पेशल कोर्ट अगर उनके पास ये क्वालिफिकेशन है। फिर कॉन्ट्रावेंशन बाय द कंपनीज, ये हर चैप्टर में आप लोग को कॉमन पढ़ने को मिलेगा कि अगर कॉन्ट्रावेंशन करता है कंपनी तो पनिशेबल किसको करेंगे हम लोग, पर्सन इन चार्ज, जो मतलब इंचार्ज होगा उस ड्यूटी का, साथ साथ में कंपनी को पनिशेबल करेंगे, दोनों लोग पनिश होंगे। और इनको भी पनिश किया जाएगा अगर ये चीज प्रूव हो जाए, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर को भी हम लोग गिल्टी प्रूव कर सकते हैं अगर ये प्रूव हो जाए कि उनके कंसेंट से हुआ था, उनके कनाइवेंस से हुआ था, एट्रीब्यूटेबल टू देयर नेग्लेक्ट है। ये दोनों तो होंगे ही होंगे, नीचे वाले ब्लॉक में तब होंगे जब बगल वाली चीज प्रूव हो जाए, तो इन लोग को माना जाएगा कि तुम डीम्ड गिल्टी हो। बट ये लोग बच भी सकते हैं पेनल्टी से, कौन लोग, पर्सन इन चार्ज,
ऊपर वाले लोग बच भी सकते हैं अगर इन्होंने प्रूव कर दिया कि मेरी तो नॉलेज की वजह से हुआ ही नहीं, मतलब हमें तो पता ही नहीं था ये कैसे हो गया। या एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, उसने खूब ड्यू डिलिजेंस से अपनी ड्यूटी कर रहा था और उसने बहुत सारी चीज की कोशिश करी कि प्रिवेंट कर सके ये कि ऐसा कॉन्ट्रवेंशन ना हो, बट फिर भी वो नहीं कर पाया, तो भी उसको लाइबिलिटी नहीं देगी क्योंकि उसने ड्यू डिलिजेंस से काम किया और प्रिवेंट करने की कोशिश करी। लेवी ऑफ अमाउंट सेक्शन 20A, अगर फेल्स टू पे द पेनल्टी, कंप्लाई विद द डायरेक्शन, डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर, फीस पे नहीं करी तो ये भी कॉमन होता है, तुम्हारी मूवेबल प्रॉपर्टी ले ली जाएगी, इमूवेबल ले ली जाएगी, इन दोनों के लिए रिसीवर भी बना दिया जाएगा, तुम्हारा बैंक अकाउंट लिया जा सकता है और इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया जा सकता है। कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग, ये भी अगेन सेम चीज, अगर पर्सन के ऊपर पेनल्टी लेवी हो गई है और वो डाई हो गया है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पेनल्टी देनी पड़ेगी। याद रखना, पेनल्टी शुड बी लेवीड बिफोर डेथ पेनल्टी लग गई हो, डेथ के बाद पेनल्टी लगी है तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं देगा। प्रोसीडिंग्स, वो तो था पेनल्टी, अब प्रोसीडिंग्स भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर लग सकती है, कौन सी? डिसगॉर्जमेंट वाली, रिफंड वाली, एक्शन फॉर रिकवरी एक्सेप्ट द लेवी ऑफ पेनल्टी। पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती, प्रोसीडिंग चल गई हो, पेनल्टी लग गई हो, उसके बाद पेनल्टी देगा ये, बट प्रोसीडिंग, अगर प्रोसीडिंग ही चालू करनी है तो नहीं हो सकता। शैल स्टार्ट और कंटिन्यू ऑन लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली लाइबल तो होगा बट कितना? लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड, जितना जो डेथ हो गई जिस इंसान की, उससे जितनी वैल्यू ऑफ असेट रिसीव की होगी उतना ही वो अमाउंट दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता है। तो here we have completed our chapter number 2 in just a small slides, so this would be very helpful for you to revise। इसके ये कैप्सूल लेक्चर के दो इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रख लेना, किसी भी टाइप से कर सकते हो, या तो आप लोग पहले रिवाइज कर लो मॉड्यूल से, उसके बाद इसमें बोलो, और मेरे बोलने से पहले आप लोग बोलो। और सेकंड ये हो सकता है कि आप लोग फर्स्ट रीडिंग तो मॉड्यूल से कर लो, फिर यहाँ पे जो नीचे लिंक दिया हुआ है उसमें ये आप लोगों के दिए हुए हैं, जितनी भी स्लाइड्स है वो वहां पे दी हुई है, वहां से डाउनलोड कर लो, रिवाइज यहाँ से करो। एवरी बिट एंड एवरी कीवर्ड इज कवर्ड इन दिस स्लाइड्स, एवरीथिंग एक्सक्लूसिवली कवर्ड है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आप लोग इसको सीरियसली देखो। If you like the channel, please subscribe our channel and comment our channel and share with your friends, your CS fraternities. Thank you.